स्टार्ट किया है। हमें पता है जॉइंट प्रोडक्ट किसे कहते हैं और बाय प्रोडक्ट किसे कहते हैं। दोनों भी, जॉइंट प्रोडक्ट भी सेम प्रोसेस से एक ही प्रोसेस में से निकलता है और बाय प्रोडक्ट भी एक ही प्रोसेस में से निकलता है। जहाँ पे दो या तीन प्रोडक्ट सेम इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के जनरेट होते हैं उसे हम कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। और सेम प्रोसेस से एक प्रोडक्ट इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस और उससे कंपेयर करें तो दूसरा प्रोडक्ट जो है इकोनॉमिकली थोड़ा कम इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं, कम इम्पोर्टेंट, उससे हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हमने देखा है। तो जनरली सेम रॉ मटेरियल से बाय प्रोडक्ट्स भी और जॉइंट प्रोडक्ट्स भी जनरेट होते हैं, सेम प्रोसेस में से जनरेट होते हैं। बाय प्रोडक्ट या जॉइंट प्रोडक्ट्स जो है उस पे फर्दर प्रोसेसिंग अगर रिक्वायर्ड है तो हम कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे हमने देखा है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट किसे कहते हैं हम, जहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स और आपका जो जॉइंट प्रोडक्ट है वो अलग अलग वहाँ पे होते हैं, उस पॉइंट को हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहते हैं। और स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जो जो कॉस्ट आती है उसे हम जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। और स्प्लिट ऑफ पॉइंट के आगे जो आप फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे वो अलग अलग उस प्रोडक्ट को चार्ज करनी है, मतलब वो स्पेसिफिक उस प्रोडक्ट की, क्योंकि स्प्लिट ऑफ पॉइंट को ये अलग हुआ है, बी अलग हुआ है, सी अलग हुआ है। तो ए पे आप जो प्रोसेसिंग करेंगे वो डायरेक्टली आप ए को चार्ज करेंगे, बी पे जो प्रोसेसिंग करेंगे वो बी को चार्ज करेंगे। आणि हे दोन्ही साठी सेम आहे, लक्षात घ्या। जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट दोनों के लिए सेम प्रोसेस रहेगी आपकी। स्प्लिट ऑफ पॉइंट को दोनों भी अलग अलग हो जाएंगे। अगर बाय प्रोडक्ट जनरेट होता है तो बाय प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे अलग होता है। जॉइंट प्रोडक्ट अगर है तो जॉइंट प्रोडक्ट जितने भी आपके एक दो तीन आपके एक प्रोसेस में से जनरेट होते हैं तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तर हे आपण बेसिकली बघितलेलं आहे काल। आणि जॉइंट प्रोडक्ट जॉइंट कॉस्ट जी आहे ती कशी ॲलोकेट केली जाईल, क्योंकि स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जो तीन प्रोडक्ट आपके जनरेट हुए उसके लिए जो आई हुई कॉस्ट है वो एक ही है। वहां पे आप स्पेसिफाई नहीं किया है आपने, क्योंकि रॉ मटेरियल एक ही यूज किया था, प्रोसेस भी एक ही आपकी थी, इसीलिए स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जो कॉस्ट आती थी वो जॉइंट कॉस्ट कहते थे उसे हम। और उसका एलोकेशन जॉइंट प्रोडक्ट में कैसे करते हैं ये हमने देखा था। तो देखिए उसके लिए आपने मेथड्स देखे थे, एवरेज यूनिट कॉस्ट, फिजिकल यूनिट, मार्केट वैल्यू मेथड। मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट जो हमने देखा है वहाँ जो मार्केट वैल्यू रहेगी उसके प्रपोर्शन में, या आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग की जो मार्केट वैल्यू रहेगी उसके प्रपोर्शन में आप उसको क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। पॉइंट वैल्यू या सर्वे मेथड से कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग आप यूज करते थे, और नेट वैल्यू मेथड, ये कुछ मेथड्स है जो कि जॉइंट कॉस्ट जो है जॉइंट प्रोडक्ट को अलोकेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट जो है अपना बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट के लिए देखिए, जिसको हमने देखा है कि जो इकोनॉमिकली लेस इम्पोर्टेंट होता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उससे हम क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसमें दो मेथड्स मेन है, एक है नॉन कॉस्ट मेथड और दूसरी है कॉस्ट मेथड। तो देखिए नॉन कॉस्ट मेथड जो है, दीज मेथड्स आर आल्सो नोन एज सेल्स वैल्यू मेथड। Under these methods, income arising from sale of byproduct is credited to profit and loss account or to the main product account. नॉन कॉस्ट मेथड में क्या किया जाता है, दो प्रोडक्ट सपोज ए और बी, ए मेन प्रोडक्ट है और बी आपका बाय प्रोडक्ट है, इकोनॉमिकली लेस वैल्यू है उसकी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो प्रोडक्ट बी, तो इसलिए हम उसे बाय प्रोडक्ट कहेंगे। तो नॉन कॉस्ट मेथड में आप क्या करेंगे, बाय प्रोडक्ट जो है, बाय प्रोडक्ट आप सेल करेंगे और सेल से आया हुआ रेवेन्यू जो है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, या जो भी मेन प्रोडक्ट है आपका उस मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट उतने से आप कम करेंगे। ये उसकी नॉन कॉस्ट मेथड में आप फॉलो करते हैं। तो देखिए फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट नॉन कॉस्ट मेथड्स। तो इसमें कौन कौन सी मेथड है, क्रेडिटिंग सेल्स वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट टू अदर इनकम्स। दिस मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन द वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज व्हेरी स्मॉल। बाय प्रोडक्ट जे आहे त्याची व्हॅल्यू एकदम स्मॉल असेल, कमी किंमत असेल, जी सेल व्हॅल्यू आहे ती जर असेल तर मग ही मेथड आपण जनरली यूज करत असतो। द अमाउंट
ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड, देखिए amount of product is credited to profit and loss account as other incomes. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए, आपने फाइनल अकाउंट में देखा है, कंपनी फाइनल अकाउंट्स में रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इन्कम ऐसे दो हेड होते हैं. आठवतं का बघा तुम्हाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आठवतं का बघा. दो टाइप से आपकी रेवेन्यू थी जो आपने डिवाइड किया था. एक था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और आपका क्या, या ऑपरेटिंग रेवेन्यू जिसे हम कहते थे, या अदर, और सेकंड थी अदर इनकम या अदर रेवेन्यू. अदर में आप क्या क्या कंसीडर करते थे, जो मेन आपकी एक्टिविटी है वो छोड़ के, मतलब आपको रेंट मिला, डिविडेंड मिला, या इंटरेस्ट रिसीव हुआ आपको, ये अदर इनकम आप कंसीडर करते थे. सेम जो बाय प्रोडक्ट आपने सेल किया है उसको भी आपको क्या करना है, अदर इनकम कंसीडर करना है और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करना है. इन केस द बाय प्रोडक्ट इज नॉट सोल्ड, इट इज केप्ट इन स्टॉक. बघा, जर समजा सेल झालं नाही, म्हणजे आता आपण सेल करायला गेलेलो आहे, लगेच सेल होईल असं नाहीये, लक्षात घ्या. आणि मग त्यावेळेला ते बाय प्रोडक्ट जे आहे वो आपको स्टॉक में कीप करना है और इट्स वैल्यू फॉर बैलेंस शीट पर्पज शैल बी टेकन एज नील. और क्लोजिंग स्टॉक में जब आप, कारण बघा बाय प्रोडक्ट विकलं नाही म्हणून तुम्ही स्टॉक मध्ये ठेवलं, अगर स्टॉक आप कहेंगे तो उसकी वैल्यूएशन आपको करनी है, लेकिन अगर बाय प्रोडक्ट आपका स्टॉक में है तो उसकी वैल्यू आपको नील कंसीडर करनी है. बाय प्रोडक्ट की वैल्यू नील कंसीडर करनी है, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट मेथड देखिए, बाय प्रोडक्ट सेल्स एडेड टू मेन प्रोडक्ट सेल्स. बाय प्रोडक्टचा जो सेल झालेला असेल तो मेन प्रोडक्टच्या सेलमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, ऍड करायचं आहे. अंडर धिस मेथड the sale value of byproduct is added to the sales of main product and profit or loss is computed by deducting the total cost from the combined sales of both the product. जो भी आपका सेल हुआ है तो सेल अपन मेन प्रोडक्ट मध्ये ऍड करणार आहोत, लक्षात घ्या. ए का सेल और बी का सेल जो है वो आप क्या करेंगे, एक साथ कंसीडर करेंगे, एक साथ आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में आप दिखाएंगे उसको. ए और बी का दोनों मिला के, ये आपका मेन प्रोडक्ट है आणि बी काय आहे आपला बाय प्रोडक्ट आहे. तो मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट दोनों का सेल आप एक साथ दिखाएंगे और आपका प्रॉफिट या लॉस आप कैलकुलेट करेंगे. तो देखिए, स्टॉक ऑफ बाय प्रोडक्ट हैज नो वैल्यू फॉर बैलेंस शीट पर्पजेस. इस मेथड में भी अगर स्टॉक आपका कुछ रहता है बाय प्रोडक्ट का, तो उसको भी आपको क्या कंसीडर करना है, नील कंसीडर करना है. नो वैल्यू, नो वैल्यू मतलब नील, लक्षात घ्या. स्टॉक ऑफ बाय प्रोडक्ट हैज नो वैल्यू फॉर बैलेंस शीट पर्पजेस. बैलेंस शीट साठी त्याची काय व्हॅल्यू आपण कंसीडर करणार नहीं होती. इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू आप नील कंसीडर करेंगे. नेक्स्ट मेथड देखिए, बाय प्रोडक्ट वैल्यू डिडक्टेड फ्रॉम टोटल कॉस्ट. Under this method, the sales value of byproduct is deducted from the total cost of the main product. Main product जी का टोटल कॉस्ट असेल, मेन प्रोडक्ट की आपकी जो भी टोटल कॉस्ट आएगी, उस टोटल कॉस्ट में से बाय प्रोडक्ट जो है उसकी सेल्स वैल्यू, जितना सेल हुआ है, जितने को सेल हुआ है वो आप डिडक्ट करेंगे. मतलब क्या करेंगे आप, मेन प्रोडक्ट जो है उसकी कॉस्ट कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे उतने से. एज अ रिजल्ट द कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट इज रिड्यूस्ड. ऍज अ रिझल्ट क्या होता है, मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट रिड्यूस होती है. बघा, सगळ्याचा इफेक्ट तर सेमच होणार आहे, लक्षात घ्या. तुम्ही सेल मध्ये ऍड केलं काय किंवा अदर इनकम म्हणून दाखवलं काय आणि टोटल कॉस्ट में से आपने रिड्यूस किया, सभी का इफेक्ट जो है वो सेम ही है. मतलब आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस को ही देना है, लेकिन अलग अलग उसकी पॉलिसी जो है वो पॉलिसी अलग अलग है. तो देखिए, एज अ रिजल्ट द कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट इज रिड्यूस्ड बाय द सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट. बाय प्रोडक्ट की जो भी सेल वैल्यू है वो क्या करेगी, मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करेगी. स्टॉक ऑफ बाय प्रोडक्ट इन हैंड इज डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट एट इट्स सेलिंग प्राइस. लेकिन ये मेथड अगर आप फॉलो करते हैं, टोटल कॉस्ट में से अगर आप सेल वैल्यू डिडक्ट करते हैं और ये आपकी पॉलिसी है, तो इस पॉलिसी में अगर ये पॉलिसी आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में बाय प्रोडक्ट का जो भी स्टॉक है वो सेलिंग प्राइस से आपको बैलेंस शीट में दिखाना है. लक्षात येतं का बघा, वरच्या दोन मेथड मध्ये इथं आपण नील कन्सिडर केलेला आहे, इथं सुद्धा आपण नो व्हॅल्यू कन्सिडर म्हणजे नीलच कन्सिडर केलेला आहे. पण इथं मात्र या मेथड मध्ये क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी वैल्यू सेल प्राइस से आपको दिखानी है बाय प्रोडक्ट के.
नेक्स्ट देखिए, क्रेडिटिंग सेल्स वैल्यू लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ बाय प्रोडक्ट टू द मेन प्रोडक्ट. बघा, बाय प्रोडक्टचा जो सेल करायचा है आपल्याला, त्याला सुद्धा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लागणार आहेत, लक्षात घ्या. हाँ, उसके लिए भी आपको सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस लगेंगे, यानी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. या बाय प्रोडक्ट को सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं लगेंगे ऐसा कुछ नहीं होता है. प्रत्येक गोष्ट जी आहे आपल्याला सेल करायची है, अगर आपको सेल करना है मार्केट में तो उसके लिए आपको कॉस्ट आएगी. तो ये जो कॉस्ट आपकी आएगी अंडर दिस मेथड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट. सेल करने के लिए जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आए हुए थे उसको बाय प्रोडक्ट के सेल में से माइनस करना है, और नेट सेल्स वैल्यू जो है ये मेन प्रोडक्ट को चार्ज करनी है, डिडक्टेड फ्रॉम मेन प्रोडक्ट. जो मेन प्रोडक्ट आपका है, बघा, म्हणजे काय केलं आपण, सेल्स जो है बाय प्रोडक्ट का, उस बाय प्रोडक्ट के सेल्स में से आपने उस प्रोडक्ट सेल के लिए जो कॉस्ट आई हुई थी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वो माइनस की, और रिमेनिंग जो बैलेंस आपका रहेगा, रिमेनिंग सेलिंग प्राइस जो है वो मेन प्रोडक्ट को आपने चार्ज किया, मतलब मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है उतने से आपने कम कर दी. नेक्स्ट मेथड देखिए, crediting sales value less selling and distribution cost and other cost incurred on byproduct after the point of separation. बघा, इथं फक्त सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपने माइनस किए हैं. यहाँ पे आप क्या करेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग अगर रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने बताया कि बाय प्रोडक्ट जो है स्प्लिट ऑफ पॉइंट को आपको अलग होता है, मेन प्रोडक्ट अलग हो गया, बाय प्रोडक्ट अलग हो गया, मतलब एक प्रोसेस में से दो प्रोडक्ट आपके बाहर आए, लेकिन बाय प्रोडक्ट सेल करने के लिए अभी भी उस पर कुछ प्रोसेसिंग जो है वो आपको करना है. तो नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट पे आप प्रोसेस करेंगे वो आपको पता है कि आप स्पेसिफिक बी प्रोडक्ट पे आप प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस के लिए जो आने वाले एक्सपेंसेस है वो बाय प्रोडक्ट के लिए है. तो ये एक्सपेंसेस भी यहाँ पे आपको कंसिडर करने हैं. तो देखिए, this method is used when the byproduct is subject to further processing after the point of separation. जहाँ पे दोनों प्रोडक्ट सेपरेट होते हैं उसके बाद अगर प्रोसेसिंग अभी भी करना है बाय प्रोडक्ट पे, वहाँ पे ये सिस्टम जो है वो यूज की जाती है. अंडर दिस मेथड द सब्सिक्वेंट कॉस्ट एंड द सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ द बाय प्रोडक्ट आर डिडक्टेड फ्रॉम इट्स सेल्स व्हॅल्यू. बाय प्रोडक्ट जे आहे त्याच्या फर्दर प्रोसेसिंगसाठी आलेली कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंगसाठी आलेली कॉस्ट आणि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ह्या दोन्ही कॉस्ट काय करायच्यात, सेल्स व्हॅल्यू मधून डिडक्ट करायच्यात, लक्षात घ्या. इथं फक्त सेल्स व्हॅल्यू डिडक्ट केली, इथं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और आपके फर्दर प्रोसेसिंग की जो कॉस्ट है वो दोनों डिडक्ट करनी है बाय प्रोडक्ट के सेल्स वैल्यू में से, बाय प्रोडक्ट के सेल्स वैल्यू में से. देखिए, डिडक्टेड फ्रॉम इट सेल्स वैल्यू एंड द नेट अमाउंट अराइव्ड एज ॲट इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट. म्हणजे आणि जो काय नेट बॅलन्स असेल, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और फर्दर प्रोसेसिंग की जो कॉस्ट है वो डिडक्ट करके जो रिमेनिंग कॉस्ट रहेगी या रिमेनिंग बैलेंस रहेगा वो मेन प्रोडक्ट के टोटल कॉस्ट में से आपको डिडक्ट करना है. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बाय प्रोडक्ट अगर है तो देखिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बाय प्रोडक्ट फॉर बैलेंस शीट पर्पज इज वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस लेस and estimated selling and distribution cost and further processing cost after the point of separation. बघा, इथं क्लोजिंग स्टॉक जो आहे तो कसं व्हॅल्युएशन करायचं आहे, कैसे व्हॅल्युएशन करेंगे उसका, सेलिंग प्राइस आपको कंसिडर करनी है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो भी रहेगी उसमें से एस्टिमेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मतलब आपके 100 क्वांटिटीज बाय प्रोडक्ट है तो उसको सेल्स करने के लिए कितनी कॉस्ट आ सकती है ये आपको एस्टिमेट करना है. और फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट तो आपके पास होती है, तो ये दोनों कॉस्ट लेस करके जो नेट अमाउंट रहेगी वो आपको बैलेंस शीट में दिखानी है, इस मेथड में. नेक्स्ट मेथड देखिए, क्रेडिटिंग to the main product the sale value of byproduct less selling distribution expenses cost after separation and estimated profit on byproduct. बघा, आता इथं मात्र तुम्हाला सगळंच करायचं, लक्षात घ्या. डिडक्ट काय डिडक्ट करायचं है, यहाँ तक आपने क्या किया, या इस मेथड में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट आपने डिडक्ट की थी. यहाँ पे ये दोनों कॉस्ट भी है, प्लस आपने जो प्रॉफिट कमाया है उस पे
वो भी आपको इसमें से डिडक्ट करना है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिडक्ट करनी है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन एंड द एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन बाय प्रोडक्ट। तो देखिए अंडर दिस मेथड द नेट एस्टिमेटेड कॉस्ट इज कैलकुलेटेड। नेट एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है ये आपको कैलकुलेट करनी है एंड क्रेडिटेड टू द मेन प्रोडक्ट अकाउंट टू फाइंड आउट इट्स कॉस्ट। द नेट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू है, आपने सेल वैल्यू जो भी है वही कंसिडर करनी है, लेस एस्टिमेटेड प्रॉफिट, आप उस पे प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हैं या कमाने वाले हैं। बघा जनरली देखिए कि प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है हर कंपनी का फिक्स होता है। मतलब एग्जांपल लेंगे तो सपोज अगर पार्ले कंपनी जो है वो अगर पार्ले का बिस्किट्स अगर मैन्युफैक्चर करती है तो उसकी कॉस्ट जितनी आएगी उस पे वो 20% 50% उसका प्रॉफिट पर्सेंट जो है वो सेम रहेगा। त्याच्यामध्ये काही सॅक्रिफाईस केलं जात नसतं, लक्षात घ्या। म्हणजे तुमची कॉस्ट प्लस जो काय प्रॉफिट आहे 50% तो घेणारच आहे, लक्षात घ्या। आणि कुठलीही कंपनी तसंच करत असते। फक्त ॲग्रीकल्चर प्रोडक्ट जे आहेत, ॲग्रीकल्चर जो मतलब जो एक्चुअल फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोडक्ट के लिए जो मेथड है ये फॉलो नहीं होती है। यहाँ पे मार्केट डिसाइड करेगा कि रेट क्या है, क्या रहेगा आपका। लेकिन जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। आपकी जो भी कॉस्ट आएगी उस पे वो कंपनी डिसाइड करेगी कि मुझे 50% प्रॉफिट चार्ज करना है या 100% प्रॉफिट मुझे उस पर चार्ज करना है। मतलब कॉस्ट आपको 100 रुपीज आई है तो 100 रुपीज में प्रॉफिट उस पर कमाऊंगा, ये फाइनल होता है, लक्षात घ्या। तो आपका जो भी प्रॉफिट है, जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है उसको क्या करना है, आपको लेस करना है सेल्स वैल्यू में से। उसमें से सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लेस करने हैं और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो आती है, मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट नंतर सेपरेशन पॉइंट के बाद जो कॉस्ट उसको प्रोसेसिंग के लिए आएगी वो आपको माइनस करना है। मतलब यहाँ पे 3 आइटम आपके डिडक्ट करने हैं सेल्स वैल्यू में से। कौन से? एस्टिमेटेड प्रॉफिट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो रिमेनिंग बैलेंस जो है उसे हम नेट कॉस्ट कहेंगे और ये नेट कॉस्ट आपको मेन प्रोडक्ट को चार्ज करनी है। आपका जो मेन प्रोडक्ट है उसके कॉस्ट को ये नेट कॉस्ट जो है वो चार्ज करनी है। तर ह्या कॉस्ट नॉन कॉस्ट मेथड आहेत। नेक्स्ट देखिए कॉस्ट मेथड है। कॉस्ट मेथड में 2 मेथड्स है आणि ह्या 2 मेथड्स जे आहेत तो इसमें देखिए एक जो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। तो ये मेथड क्या बताती है आपको, बाय प्रोडक्ट्स आर वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट और अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट किंवा रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी त्याचं व्हॅल्युएशन केलं जातं, लक्षात घ्या। तो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट आप किसे कहेंगे? अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट आप देखिए आपने इकॉनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इकॉनॉमिक्स मध्ये बऱ्याचदा तुम्हाला हे आलं असेल, लक्षात घ्या। अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट म्हणजे काय करत असतो बघा, द लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव्ह व्हेन वन अल्टरनेटिव्ह इज चोजन। तो देखिए अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट कशाला म्हणतो आपण, आपल्याकडं मार्केटमध्ये वेगवेगळे ऑप्शन्स अपने पास अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लेंगे, आत्ताच मी म्हटलं होतं की समजा तुम्ही बिस्किट परचेस करत आहात, तर बिस्किट परचेस करत असताना किंवा एक्झाम्पल म्हणून आपण मोटरसायकलचं घेऊ, बिस्किटमध्ये जर गेलो तर आपण व्हरायटी ऑफ बिस्किट्स आहेत, लक्षात घ्या। आणि त्याच्यामध्ये मग पार्लेचं परचेस करायचं आहे की ब्रिटानियाचं करायचं आहे, म्हणजे पार्ले जी करायचं आहे की समजा तुम्हाला क्रॅकजॅक घ्यायचं आहे की गुड डे घ्यायचं आहे, हे आपण डिसाईड करणार आहोत, लक्षात घ्या। आणि तुम्हाला वाटतं कि तिन्ही जे आहेत ते तिन्हीचं इम्पोर्टेंस जो है वो इक्वल है। तो जब मैं पार्ले परचेस करूंगा तो मैंने क्या किया, कोणतं म्हटलं आपण, क्रैकजैक। क्रैकजैक जो है, क्रैकजैक के लिए कॉस्ट वो मैंने बेयर की। अब क्रैकजैक जो आहे त्याचं जे काय फायदे होते, जो अल्टरनेटिव्स था उसके जो बेनिफिट्स थे उसको मैंने सॅक्रिफाईस किया, लक्षात घ्या। किंवा फॉर एक्झाम्पल समजा आता आपण जसं म्हणत होतो की मोटरसायकल आपण हिरोची घ्यायची की बजाजची घ्यायची हे आपण डिसाईड करणार आहोत, लक्षात घ्या। मग हिरोची घ्यायची असेल, मी 2 ऑप्शन मी चूज किए हैं, 2 ऑप्शन में से मैंने हीरो की मोटरसाइकिल जो है
वो चूज की। देखिए दोनों के बेनिफिट्स जो है वो अलग अलग है, आपको पता है। सपोज हम कहेंगे कि हीरो की रिसेल वैल्यू जो है वो अच्छी होती है, या हीरो का मेंटेनेंस जो है वो कम होता है। हीरो को थोड़ा सा रफ आपने यूज किया तो वो चलेगी, कुछ उसमें ज़्यादा आपको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बजाज का वैसे नहीं है। बजाज की थोडीशी गाडी जी आहे आपण म्हणतो की ती थोडीशी नाजूक आहे ॲज कंपेअर टू हीरो। आणि मग आपण त्याचे म्हटलं कि रिसेल वैल्यू जो है वो बजाज को उतनी अच्छी नहीं है जितनी हीरो को है। लेकिन एवरेज जो है बजाज का वो अच्छा है, हीरो का एवरेज एज कंपेयर टू बजाज कम है। मेंटेनन्स जो है वो हीरो से थोडासा बजाज को ज्यादा लगेगा। म्हणजे हे आपण डिसाइड केलं की बाबा हे याचे बेनिफिट्स आहेत, हे याचे बेनिफिट्स आहेत। तो मैंने अगर हीरो का चूज किया तो मैंने बजाज के जो बेनिफिट्स थे उसको सैक्रिफाइस किया, लक्षात घ्या। और उसकी जो कॉस्ट है उसे हम अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट कहते हैं। तर सिंपली तर जे रिप्लेसमेंट कॉस्ट किंवा अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट आहे त्याच्यानुसार बाय प्रोडक्टचं व्हॅल्युएशन केलं जातं, लक्षात घ्या। यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट की मेथड जो है वो फॉलो की जाती है। इट इज द प्राइस एट विच द बाय प्रोडक्ट वुड हैव बीन परचेस्ड फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स। तो देखिए हाँ, इट इज द प्राइस एट विच द बाय प्रोडक्ट वुड हैव बीन परचेस्ड फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स। अगर आप बाय प्रोडक्ट जो है वो आउटसाइड सप्लायर से परचेस करते हैं तो आपको कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, ये आप कहेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस मेथड में आप कंसिडर करेंगे। दिस मेथड इज फॉलोड व्हेन द बाय प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर सेम प्रोसेस। बघा बाय प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेल नहीं करेंगे इस मेथड में। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड जो है यहाँ पे आप बाय प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे। हाँ, लक्षात येतं का बघा। यहाँ पे क्या करेंगे आप, जो बाय प्रोडक्ट है उसको आप रॉ मटेरियल, जो नेक्स्ट प्रोसेस में रॉ मटेरियल लगेगा वो रॉ मटेरियल ही आप बाय प्रोडक्ट कंसिडर करके, बाय प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल कंसिडर करके आप उसको यूज करेंगे, लक्षात घ्या। तो यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, बाय प्रोडक्ट्स इज अ रॉ मटेरियल ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस। ये आप कंसिडर करेंगे। जहाँ पे ये बाय प्रोडक्ट जो है आप रॉ मटेरियल कंसिडर करते हैं वहाँ पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड जो है वो यूज की जाती है, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड जो है वो यूज की जाती है। और जनरली मैं अगर ये रॉ मटेरियल बाय प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल म्हणून मी जर त्याचा यूज करत असेल, तो मैं अगर ये सेम रॉ मटेरियल बाहर से अगर परचेस करता हूँ तो मुझे कितना देना पड़ेगा, मुझे कितनी कैश देनी पड़ेगी या कितनी अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी। वो अमाउंट मैं उसकी कॉस्ट कंसिडर करूंगा, उसे मैं कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट मेरे ही प्रोसेस में जनरेट हुआ है तो मुझे बाहर से परचेस करायची मला गरज आहे का, नहीं है, लक्षात घ्या। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी, एक अल्टरनेटिव आपके पास है। आपको बाहर से परचेस करने की गरज नहीं है, लक्षात घ्या। नेक्स्ट मेथड देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। बाय प्रोडक्ट्स आर व्हॅल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ स्टँडर्ड कॉस्ट। आता स्टँडर्ड कॉस्ट काय आहे हे आपण बघितलेलं, लक्षात घ्या। स्टँडर्ड कॉस्ट आपने देखा है, स्टँडर्ड कॉस्ट इज क्रेडिटेड टू मेन प्रोडक्ट टू असर्टेन इट्स कॉस्ट। स्टँडर्ड कॉस्ट जी आहे ती मेन प्रोडक्टला क्रेडिट केली जाते, टोटल कॉस्ट जी आहे मेन प्रोडक्टची जी कॉस्ट आहे ती कैलकुलेट करण्यासाठी। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट किसे कहते हैं हम, हमने देखा है इसका टॉपिक। स्टैंडर्ड जो है तीन जो आपके कॉस्ट काय म्हणतो आपण त्याला, कॉस्ट क्लासिफिकेशन जे आपण करतो त्याच्यामध्ये बघा मेन आपले जे एलिमेंट्स आहेत, कॉस्ट एलिमेंट्स। तो आपके जो तीन कॉस्ट एलिमेंट्स हैं उसके लिए हम क्या करते थे, स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्लाई करते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट देखिए तीन मेन एलिमेंट कोणते आहेत आपले, एक है मटेरियल, दूसरा है लेबर या वेजेस, और तीसरा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बघा, आणि या तिन्हीसाठी तीनों के लिए आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया होता है। कि स्टैंडर्ड कॉस्ट एक आपका जो यूनिट है वो मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड कितना लगेगा ये आपने डिसाइड किया होता है, उसे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं। तो वो एक्चुअल में अलग हो सकता है। हमने देखा है फेवरेबल या अनफेवरेबल, ऐसे दो टाइप्स के वैरिएंस एनालिसिस हम करते थे। वैरिएंस एनालिसिस क्या क्यों करते थे या किसे कहते हैं हम, जनरली देखिए
जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं तो उसे हम वैरिएंस एनालिसिस कहते थे। स्टैंडर्ड कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड टू एक्चुअल इज कॉल्ड एन वैरिएंस एनालिसिस। इट मे बी फेवरेबल और अनफेवरेबल, दोनों भी हो सकता है। स्टैंडर्ड से ज्यादा अगर होता है तो उसे हम कहेंगे अनफेवरेबल, स्टैंडर्ड से कम होता है तो हम कहेंगे फेवरेबल। तो ये जो मेथड है स्टैंडर्ड कॉस्ट की यहाँ पे यूज करते हैं। और स्टँडर्ड कॉस्ट जो आहे बाय प्रॉडक्टची, बाय प्रॉडक्टची जी काय स्टँडर्ड कॉस्ट असेल त्या स्टँडर्ड कॉस्टने त्याचं व्हॅल्युएशन केलं जातं आणि ती कॉस्ट मेन प्रॉडक्टला चार्ज केली जाते, लक्षात घ्या। तर ह्या काही मेथड्स आहेत बाय प्रॉडक्ट आणि जॉइंट प्रॉडक्टच्या। तर बघा हा आपला प्रोसेस कॉस्टिंग जो आहे, प्रोसेस कॉस्टिंग जो है ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ है।